तो हम लोग ने पिछली क्लास में बैंकिंग ऑफ रोड वाला कॉन्सेप्ट किया था, है ना। पहला किया था कि जब व्हीकल्स नॉर्मली सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है तो उस केस में फ्रिक्शन पे ही डिपेंडेंट है फॉर द सेंट्रिपिटल फोर्स। अगर फ्रिक्शन वीक है तो सेंट्रिपिटल फोर्स नहीं मिलेगा और गाड़ी जो है बाहर की तरफ स्किड कर जाएगी, मतलब टेंजेंशियल डायरेक्शन में निकल जाएगी। सो for a body to move in a uniform for a body to move in a circular motion, right, there should always be a force which should be acting on it. So let's say ये कार है, तो अगर इस पे एक फोर्स जो अंदर की तरफ लगना है जो कि सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, तो वो कार के टायर्स और रोड के बीच में जो फ्रिक्शन है उसी पे डिपेंडेंट होंगे इस फोर्स के लिए, राइट। तो क्योंकि जो mg है, राइट, अगर हम इस तरह से करें, ये कार है तो और ये सर्कुलर मोशन में इस तरह से सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे बेसिकली जो mg है वो नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होगा, और जो कार पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है अंदर के तरफ, वो फ्रिक्शन फोर्स वो नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो F इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r है। और फिर हम लोगों ने देखा कि भाई F क्या होता है, म्यू इंटू n होता है। सो ये mv स्क्वायर बाय r के बराबर हो गया। n का वैल्यू हम लोग mg ले लेते हैं, तो म्यू इंटू mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। m हो गया कैंसिल, तो म्यू इज बेसिकली दिस फ्रिक्शनल फोर्स शुड बी ग्रेटर एंड इक्वल टू दिस if it has to go under a circular motion. So इस केस में mu will be greater and equal to v square by rg. So ये हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा। अब ये फ्रिक्शन पे तो हम लोग रिलाई कर नहीं सकते हैं, तो हम लोगों ने बोला भाई फ्रिक्शन की जगह हम लोग रोड को बैंकिंग कर देते हैं, मतलब रोड को बाहर की तरफ ऐसे रेज कर देते हैं। तो लेट्स से थीटा एंगल से हम लोग रेज कर रहे हैं, तो अगर अब ये व्हीकल है तो इस व्हीकल पे एक नॉर्मल रिएक्शन इधर होगा, mg नीचे की तरफ है, राइट। अब जो ये नॉर्मल रिएक्शन है इसके दो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो अब इस पे डिपेंड करता है, मान लो कि जो ये n का जो यहाँ पे ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, यहाँ पे 90 माइनस थीटा हो गया, तो बेसिकली n साइन थीटा, जो n साइन थीटा है वो हम लोगों को ये नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स लगाएगा। अगर फ्रिक्शन फोर्स है तो फ्रिक्शन फोर्स भी असिस्ट करेगा, राइट। फ्रिक्शन फोर्स का भी एक कंपोनेंट होगा, वो भी असिस्ट करेगा। अगर फ्रिक्शन जीरो भी हो गया तो भी ये n साइन थीटा इसको नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करता रहेगा, जिससे ये इस तरह से सर्कुलर मोशन में मूव करता है। इज इट क्लियर? क्लियर है बच्चों? यस सर। दिस इज व्हाट वी स्टडीड इन द लास्ट क्लास। मैथमेटिक्स अलग चीज है, कॉन्सेप्ट इतना ही था। अब उस पे तो मैथमेटिक्स वो जो इक्वेशन लिख के सॉल्व करेंगे तो सॉल्व हो ही जाता है। नाउ let's come to today's thing where we will discuss about bending of a cyclist. तो और उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे बेस्ड ऑन जो सर्कुलर मोशन पे जो हम लोग बैंकिंग करते हैं, तो बैंकिंग वाले पे न्यूमेरिकल्स करेंगे और ये बेंडिंग ऑफ ए साइक्लिस्ट पे न्यूमेरिकल करेंगे। सो अ साइक्लिस्ट, व्हेन अ साइक्लिस्ट takes a turn, he also requires some centripetal force. So if he keeps himself vertical while turning, his weight is balanced by a normal reaction of the ground. तो बेसिकली अगर ये साइकिल वर्टिकल है, राइट, एकदम वर्टिकल इस तरह से, राइट, तो अब ये वर्टिकल साइकिल होगा तो इसका जो साइक्लिस्ट है और जो साइकिल का जो वेट है दैट इज mg डाउनवर्ड्स, और ये ग्राउंड है, लेट्स से ये रोड है, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन n लग रहा होगा, है ना, ये ग्राउंड है, लेट्स। अब यहाँ पे ठीक है, अब ये यहाँ पे मान लो जो n ऊपर की तरफ लग रहा है, mg नीचे की तरफ लग रहा है, तो ये जो रोड और टायर के बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स है, ये फ्रिक्शन फोर्स बेसिकली इसको F प्रोवाइड कर रहा होगा, जिसके वजह से ये सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो अगर इसको सर्कुलर मोशन में मूव करना है तो सर्कुलर मोशन में मूव करने के लिए उसको सेंट्रिपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? ये फ्रिक्शन फोर्स उसको सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। और अगर
सो एफ इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, म्यू इंटू एन हो गया, विच इज इक्वल टू म्यू एम जी, राइट। अगर इसके जो टायर्स हैं वो इतना फ्रिक्शन नहीं प्रोवाइड कर पाएगा तो वो बेसिकली क्या होगा, द साइक्लिस्ट विल फॉल डाउन, ठीक है। तो अगर तेजी से मूव कर रहा है और ये फ्रिक्शन उतना उसको सेंट्रिपिटल फोर्स नहीं प्रोवाइड कर रहा है तो he may fall down. So to provide that centripetal force, what the cyclist do, जिधर टर्न कर रहा होता है, मान लो ये सर्कुलर मोशन जो इस तरह से सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, इस सर्कुलर पाथ पे ऐसे मूव कर रहा है, तो उस केस में द साइक्लिस्ट विल बेंड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो सेंटर ऑफ द सर्कल इधर है तो साइक्लिस्ट किधर बेंड करेगा, इस तरफ। तो लेट्स से ये एंगल कितने एंगल से बेंड कर रहा है, थीटा एंगल से बेंड कर रहा है, राइट। तो अगर थीटा एंगल से बेंड कर रहा है तो ये अगर हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन मानते हैं, है ना, तो ये अगर थीटा एंगल है तो यहाँ पे ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। सो ये mg इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में है mg, और नॉर्मल रिएक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में है r। अब वो रिएक्शन के दो कंपोनेंट हैं, थीटा के अलोंग ये क्या हो जाएगा r cos थीटा, और ये थीटा के अलोंग जो नहीं है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में r sin थीटा। तो अब जो नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, r sin थीटा इसको प्रोवाइड कर रहा है। सो इन दैट इवेंट he has to depend upon force of friction between the tires and the road। तो अगर straight move कर रहा होगा तो उसको force of friction पे depend करना पड़ेगा for obtaining the necessary centripetal force। So as the force of friction is small and uncertain, dependence on it is not safe। तो force of friction एक तो कम है, small है और uncertain है, कहीं रास्ते में बारिश वारिश हो गई या फिर कुछ ऐसा मोबिल या ऑयल गिरा हुआ है और आप तेजी से साइकिल चला के जाओगे तो यू विल ऑब्वियसली स्किड। व्हाई? बिकॉज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज नॉट इनफ देयर, सो इट इज अनसर्टेन, सो डिपेंडेंस ऑन इट इज नॉट सेफ। So to avoid dependence on force of friction, for obtaining centripetal force, the cyclist has to bend a little inwards from its vertical position while turning। Inwards मतलब जिधर सर्कल का सेंटर है उसके तरफ उसको बेंड करना पड़ेगा। By doing so, a component of normal reaction in the horizontal direction provides the necessary centripetal force। तो ये जो component of normal reaction है ना, that will provide the necessary centripetal force। Okay, clear है? Now to calculate the bending with vertical, suppose m is the mass of the cyclist, v is the velocity of the cyclist while turning, r is the radius of circular path, and theta is the angle of bending with the vertical। In the given figure we have shown weight of the cyclist to be mg। तो यहाँ पे देखो cyclist का weight mg हो गया, right? Acting vertically downwards at the center of gravity c। R is the force of reaction of the ground on the cyclist। तो ये जो ground का force of reaction जो है that is equal to R। Now it acts at an angle theta with the vertical। तो ये जो R का जो direction है vertical से that is equal to theta। So there will be two components of R। R can be resolved into two rectangular components। पहला है R cos theta along the vertical upward direction, और दूसरा है R sin theta along the horizontal towards the center of the circular track। तो दो component है, एक component हो गया R sin theta, दूसरा component हो गया R cos theta। तो R cos theta क्या है, along the vertical है, और R sin theta क्या है, along the horizontal। तो ये जो सर्कुलर पाथ है इसके तरफ r sin थीटा हो गया और वर्टिकल डायरेक्शन में r cos थीटा हो गया। ओके, क्लियर है बच्चों? यस सर। Yes, sir. सो इन इक्विलिब्रियम जो ये r cos थीटा है, मान लो देखो वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई मोशन होता नहीं है, तो उस केस में इक्विलिब्रियम के केस में जो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स है दैट इज इक्वल टू वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स है दैट इज mg। तो वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में r cos थीटा विल बी इक्वल टू mg। ये पहला इक्वेशन हो गया।
राइट, एंड आर साइन थीटा प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स। तो ये जो आर साइन थीटा है ये इसको सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। आर कॉस थीटा इसके mg को बैलेंस कर रहा था, आर साइन थीटा mv स्क्वायर बाय आर के बराबर हो जाएगा, वेयर आर स्मॉल आर इज द रेडियस, और ये जो आर है ये नॉर्मल रिएक्शन है। सो डिवाइड कर दो, अब ये जो सेकेंड इक्वेशन है इसको फर्स्ट से डिवाइड कर देते हैं, तो आर साइन थीटा बाय आर कॉस थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर इंटू mg। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो अब देखो ये स्मॉल m कट गया, आर कट गया, तो ये क्या हो गया, tan थीटा हो गया साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय आर जी। तो क्लियरली थीटा वुड डिपेंड ऑन v एंड r। तो बेसिकली कितने से बेंड करना हो किस पे डिपेंड करेगा, v पे। जितना ज्यादा स्पीड होगा उतना ज्यादा बेंड करना पड़ेगा, और जितना ज्यादा रेडियस होगा उतना कम बेंड करना पड़ेगा। रेडियस अगर कम है तो ज्यादा बेंड करना पड़ेगा। क्लियर है, मतलब स्टीप सर्कुलर है एकदम तो ज्यादा बेंड करना पड़ेगा, अगर बड़ा सर्कुलर रेडियस लेके आ रहा है तो फिर कम बेंड करना। क्लियर है बच्चों? यस सर। यस सर। सर एक सेकंड। Yes, sir. So for a safe turn theta should be small and for which v should be small and r should be large, that is turning should be at slow speed and along a track of larger radius। स्पीड भी कम होना चाहिए और रेडियस ज्यादा होना चाहिए, तो उस केस में थीटा कम होगा। थीटा कम होगा तो ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर है बच्चों? यस सर। इसमें मूवमेंट ऑफ फोर्स वगैरह का भी चीज आता है, बट वो अभी तुमको नहीं समझना है। वो बेसिकली सेंटर ऑफ ग्रेविटी को ऐसे रखेंगे कि टोटल सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो चेंज ना करे, मतलब मोमेंट ऑफ फोर्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट जीरो रहे, वो ध्यान में रखना होता है। समझ में आ गया? लिख लिया सबने जो लिख रहे थे? जो नहीं भी लिख रहे हैं उनको हम वो शेयर कर लेंगे अभी नोट्स। सर लिख लिया। अब देखो यहाँ पे जैसे ये बेंड किए तो इधर मूव कर गए, ये देखो बेंड नहीं किया तो ये देखो किधर उधर भागा, राइट। यहाँ पे भी देखो ये मतलब ही इज बेंडिंग बाय एन एंगल ऑफ 63 डिग्री, अगर इधर से और उधर से ऊपर से देखो तो वो स्पीड बता रहा है कि किस तरह से बेंड करके कितने स्पीड हो, राइट। ऊपर वाला साइक्लिस्ट वाले को देखो कि वो जो नहीं बेंड कर रहा है वो इज गोइंग आउटवर्ड्स, राइट। क्लियर है सबको? यस सर। This is what is the bending of cyclist while going around a circular turn. चलो अब न्यूमेरिकल्स करते हैं फटाफट। सबको आ गया समझ में बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट वाला कॉन्सेप्ट? Yes, sir. So a stone of mass 4 kg is attached to a string of 10 meter length and is whirled in a horizontal circle. Now calculate the maximum velocity with which the stone can be whirled if the string can withstand a maximum tension of 160 Newton. तो एक स्टोन है, इसको लेके हम लोग इसको हॉरिजॉन्टली इस तरह से, राइट, इसको वर्ल कर रहा है। तो यहाँ पे स्टोन बंधा हुआ है और यहाँ पे किसी ने इसको होल्ड करके रखा हुआ है। तो जो स्टोन का मास है दिस इज इक्वल टू 4 kg अटैच टू अ स्ट्रिंग ऑफ 10 मीटर लेंथ। तो जो रेडियस है this is equal to 10 meter and is whirled in a horizontal circle. Now calculate the maximum velocity with which the stone can be whirled if the string can. तो अब जो स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा वो उसको सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, तो T should be less and equal to, so T is equal to mv square by r, right। और T का मैक्सिमम जो टेंशन है वो कितना है 160 न्यूटन।
हम लोगों को रेडियस निकालना है, मैक्सिमम वेलोसिटी निकालना है, तो 160 न्यूटन मैक्सिमम टेंशन लेंगे, मास 4 इंटू वी स्क्वायर बाय 10 हो गया, तो दिस इज 1600 बाय 4 is equal to v square, so this is what 400, so v is equal to root under 400, that is 20 meter per second. Clear hai? Yes, sir. So the velocity is equal to 20 meter per second. लिख लिया सभी ने? Yes, sir. हाँ सर. Find the maximum speed at which a car can take a turn round a curve of 30 meter radius of a level road if the coefficient of friction between the tires and the road is 0.4. So हमें maximum speed निकालना है जिससे कि ये कार एक कर्व पाथ पे मूव कर सके, राइट? और वो जो कर्व पाथ है, सर्कुलर पाथ, उसका जो रेडियस है 30 मीटर है, तो r इज इक्वल टू 30 मीटर हो गया, राइट? इसका मास लेट से m है, और ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, F इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r. सो दिस इज F इज म्यू n इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r. n mg के बराबर होगा, म्यू mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r. m और m कैंसिल हो गया, सो v स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू इंटू g इंटू r, और स्पीड v इज इक्वल टू रूट अंडर म्यू जी आर. वैल्यूज पुट कर लो अब हम लोग, तो म्यू का वैल्यू है 0.4, g का वैल्यू है 10 और रेडियस 30 मीटर है, तो ये 4 इंटू 30 120 हो गया, v इज इक्वल टू 120 का स्क्वायर रूट, सो दिस विल बी इक्वल टू 10.95 meter per second, which is approximately equal to 11 meter per second. Clear है? Yes, sir. लिख लिया सभी ने? Yes, sir. Yes, sir. Let's go to the third question. A string breaks under a load of 4.8 kg. अच्छा, before I go to the next question, एक छोटा सा announcement है तुम लोगों के लिए. So ये third question पे हैं हम लोग. So a string breaks under a load of 4.8 kg. तो अगर एक नॉर्मल एक स्ट्रिंग को हम लोग ऐसे वर्टिकली एक किसी लोड को इसके ऊपर हैंग करेंगे, तो मैक्सिमम टेंशन जो ये अचीव कर सकता है, दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ 4.8 kg मींस mg के बराबर. सो मैक्सिमम टेंशन इज इक्वल टू 4.8 इंटू जी का वैल्यू हम लोग 9.8 मान लो, ले लो. So this will be equal to 47.04. Now, कह रहा है mass of 0.5 kg is attached to one end of a string 2 meter long and is rotated in a horizontal circle. तो सेम स्ट्रिंग पे जिसका कि मैक्सिमम टेंशन जो ये विथस्टैंड कर सकता है वो कितना दे रखा है, हमने निकाल लिया 47.04 मीटर.
तो इस स्ट्रिंग पे एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में हम एक मास को टाई करके इसको रोटेट कर रहे हैं। तो मास का इस यहाँ पे जो मास है m, that is 0.5 kg, is attached to one end of a string 2 meter long, मतलब जो radius है this is 2 meter. Now greatest number of revolution that the mass can take without breaking the string. So number of revolutions, right? Number of revolutions per minute या rotation per minute, RPM जो हो गया, ठीक है, वो हम लोग को निकालना है। तो देखो न्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोटेशंस, मतलब बेसिकली ये फ्रीक्वेंसी है। तो पर सेकंड कितने रोटेशंस हो रहे हैं या पर मिनट कितने रोटेशंस हो रहे हैं वो हम लोग मान लेते हैं न्यू। सो नंबर ऑफ रोटेशंस पर सेकंड हो, नंबर ऑफ रोटेशन करें, रेवोल्यूशन करें, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकंड हो गया न्यू। अब जो ओमेगा होता है ये क्या होता है, 2 पाई इंटू न्यू। लीनियर फ्रीक्वेंसी को 2 पाई से मल्टीप्लाई करते हैं तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी आता है। सो दिस इज इक्वल टू, नाउ जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो हमें पता है, दैट इज mv स्क्वायर बाय r। सो टेंशन T इज mv स्क्वायर बाय r। इसको हम लोग m ओमेगा स्क्वायर r भी लिख सकते हैं, है ना। v इज इक्वल टू ओमेगा r होता है, स्पीड v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू r होता है। तो v के जगह हम लोग ओमेगा को पुट कर लेते हैं तो m ओमेगा स्क्वायर r हो गया। ओमेगा के जगह 2 पाई न्यू कर देंगे तो m इंटू 2 पाई इंटू न्यू का होल स्क्वायर इंटू r। टेंशन T मैक्सिमम 47.04 न्यूटन हो जाएगा, इज इक्वल टू मास m जो है कैपिटल M, दैट इज 0.5 kg। So 0.5 into 2 into pi, sorry 4 into 2 pi का स्क्वायर है तो 4 into pi स्क्वायर into न्यू स्क्वायर into r, जो रेडियस है। रेडियस कितना दे रखा है, 2 मीटर दे रखा है तो इसको 2 कर लो। तो दिस विल गिव अस न्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 47.04 डिवाइडेड बाय 0.5 इंटू 4 इंटू पाई स्क्वायर। सो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 47.04 डिवाइडेड बाय, सर डिनोमिनेटर में इंटू 2 भी आएगा। हाँ ये 2 यहाँ पे है। 47.04 डिवाइडेड बाय 0.5। ये आ रहा है 1.19 रोटेशन पर सेकंड, 1.19 वी न्यू स्क्वायर का वैल्यू है। अब इसको यहाँ पे अगर हम लोग न्यू निकालें, सो न्यू इज इक्वल टू रूट अंडर 1.19, सो दिस विल बी 1.09 आरपीएस। इसको आरपीएम में कन्वर्ट करना होगा, पर सेकंड है, पर मिनट में करने के लिए इसको 60 से मल्टीप्लाई कर लो, so 65.49 आ रहा है। क्लियर है बच्चों? लिख लिया सबने? Yes.
लिख लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. Now, a sphere of mass 200 gram is attached to an inextensible string of length 130 centimeter. तो ये जो लेंथ है स्ट्रिंग का, दिस इज इक्वल टू 130 सेंटीमीटर. नाउ whose upper end is fixed to the ceiling, ये इसको हमने सीलिंग में फिक्स कर लिया. The sphere is made to describe a horizontal circle of radius 50 centimeter. तो ये जो r है, this is equal to 50 centimeter. मतलब हमने वर्टिकली एक जगह पे पॉइंट पे फिक्स कर दिया, उसको गोल गोल ऐसे हमने घुमा दिया. कैलकुलेट द पीरियोडिक टाइम ऑफ दिस कोनिकल पेंडुलम. इसको हम लोग कोनिकल पेंडुलम कहते हैं क्योंकि ये बेसिकली एक कोन जैसा चीज बना रहा होता है ना, और जो है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ये कवर कर रहा होता है ये डिस्टेंस, तो कोनिकल पेंडुलम कहते हैं. एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग हमें निकालना है. तो पीरियड, टाइम पीरियड निकालना है, राइट. टाइम पीरियड निकालने के लिए बेसिकली यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी निकाल लेंगे और एंगुलर वेलोसिटी निकाल के 2 पाई बाय ओमेगा करके टाइम पीरियड हम लोग निकाल लेते हैं. सो लेट अस कैलकुलेट दिस. पहले हम लोग ये जो थीटा है इसके दो कंपोनेंट होंगे. टेंशन टी जो है एक इधर और एक अंदर के तरफ, तो ये थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा. तो ये हमारा टी कॉस थीटा हो गया, और जो सेंटर के तरफ है फोर्स वो टी साइन थीटा होगी, राइट. अब जो टी कॉस थीटा है वो mg को बैलेंस कर रहा है. वर्टिकल डायरेक्शन में दो फोर्स लग रहा है, टी कॉस थीटा और mg डाउनवर्ड. ये एक वर्टिकली मूव नहीं कर रहा है, तो ये बैलेंस रहेगा इक्विलिब्रियम में. ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया. सेकेंड इक्वेशन जो है, ये जो टी साइन थीटा है जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है ना, अंदर के तरफ along A, तो that will provide the necessary centripetal force. So that is equal to mv square by r, right. ये सेकेंड इक्वेशन हो गया. अब हमने क्या करना है, सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर देना है. तो दिस इज टी साइन थीटा डिवाइडेड बाय टी कॉस थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r डिवाइडेड बाय mg. t और t कैंसिल हो गया, सो दिस इज tan थीटा. m और m कैंसिल हो गया, दिस इज v स्क्वायर बाय rg. सो tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन rg हो गया. ठीक ना. v को हम लोग ओमेगा r लिख सकते हैं. सो हम tan थीटा को लिखेंगे ओमेगा r का होल स्क्वायर अपॉन rg. सो ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन rg. r और r स्क्वायर कैंसिल होगा, ओमेगा स्क्वायर r अपॉन g. ठीक है, ये tan थीटा का वैल्यू है. तो इससे ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू g tan थीटा अपॉन r हो गया, और ओमेगा इज इक्वल टू रूट अंडर g tan थीटा अपॉन r हो गया, राइट. अब दिस इज इक्वल टू ओमेगा क्या है, 2 पाई जो टोटल एंगल डिवाइडेड बाय t, राइट. सो वी नो दैट ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टाइम पीरियड t. तो टाइम पीरियड t क्या हो जाएगा, 2 पाई बाय ओमेगा होगा. तो टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय रूट अंडर g tan थीटा अपॉन r हो जाएगा, और t इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर r बाय g tan थीटा. So time period t is equal to 2 pi root under r by g tan theta. तो हम लोग को यही पीरियोडिक टाइम निकालना है, उसके बाद टेंशन निकालना है. तो इसका वैल्यू अगर हम लोग पुट कर लेते हैं,
So I'm doing it here. So वैल्यू डालोगे t इज इक्वल टू 2 पाई, r का वैल्यू जो है 50 सेंटीमीटर है, 0.5 ले लेंगे। tan थीटा के लिए ये भी निकालना पड़ेगा, OA। सो OA इज इक्वल टू रूट अंडर L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, मतलब 130 स्क्वायर माइनस 50 स्क्वायर। So 169, 25, 144, 12. So 120 सेंटीमीटर हो जाएगा OA। तो tan थीटा क्या हो गया, 50/120, तो G 5/12, तो यहाँ 5 और यहाँ 12, G का वैल्यू ले लो 9.8। सो ये वैल्यूज कैलकुलेट करोगे टाइम पीरियड का, तो दिस विल बी 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 0.5 into 12 divided 5 into 9.8, 49. So this is 2.19 second. ठीक है, और उसके बाद टेंशन T निकालना है। तो तुम क्या करो कि यहाँ पे किसी में भी इसमें अगर सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो T इज इक्वल टू mg अपॉन कॉस थीटा। सो mg मास है 200 ग्राम, तो 0.2 इंटू G 9.8, cos theta is base by hypotenuse, that is 120/130, 12/13. So the tension T, ये इसको ना स्मॉल टी ले लेते हैं, वो टेंशन से कंफ्यूज ना हो जाए टाइम पीरियड के लिए। ये टेंशन T इज इक्वल टू 0.2 इंटू 9.8 इंटू 13 डिवाइडेड, सो 2.12 न्यूटन हो जाएगा। So this is 2.12 मीटर। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? Yes. सबने लिख लिया? सर लिख रहा हूँ, एक सेकेंड।
हो गया बेटा? Yes, sir. Now a curve in a road forms an arc of radius 800 meter. If the road is 39.2 meter wide, calculate the safe speed for turning it if outer edge of the road is 0.5 meter higher than the inner edge. So basically banking of road का ये question है. तो ये जो width है ये रोड का 39.2 मीटर वाइड है. और ये जो हाइट है ये 0.5 मीटर हाइट. So a curve in a road forms an arc of radius. और ये जो रोड है इसका जो रेडियस है arc, this is 800 meter. Is it clear? Now calculate the safe speed for turning if outer edge. So हम लोग को जो टर्निंग का सेफ स्पीड निकालना है. सो लेट्स से कोई एक ऑब्जेक्ट है जो v स्पीड से इसके अबाउट घूम रहा है. ठीक है. सो पहले यहाँ पे जो बैंकिंग है उसका एंगल अगर हम देखें, सो tan थीटा इज इक्वल टू 0.5 divided by 39.2. फर्स्ट अब जो ये mg इस डायरेक्शन में था, n इस डायरेक्शन में है. n के दो कंपोनेंट्स होंगे. अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा. ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा है, तो ये हो गया n cos थीटा और ये हो जाएगा n sin थीटा. तो हमारा एक इक्वेशन हो गया n cos थीटा इज इक्वल टू mg. दूसरा हो गया n sin थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r. अब ये सेकंड मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन. हम लोग 3 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारा आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय आर जी. तो v स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी tan थीटा. वैल्यू पुट कर लेंगे. v स्क्वायर इज इक्वल टू 800 इंटू जी का वैल्यू 9.8 ले लेते हैं और tan थीटा मतलब 0.5 divided by 39.2. So this will be, so इससे हमारा v is equal to 800 into so this is v is equal to 10 meter. Sorry.
So this is 10 meter per second the speed. तो सेफ स्पीड जब कैलकुलेट करते हैं तो उस समय फ्रिक्शन को हम लोग कंसिडर नहीं करते, एज्यूम कर लेते हैं कि मतलब इसमें फ्रिक्शन जीरो भी होगा तो भी इस स्पीड से मूव करेगा तो स्किड नहीं करेगा. क्लियर है? Yes, sir. लिख लिया सबने? Yes, sir. Yes. Now you see this question, a cyclist speeding at, so a cyclist riding at a speed of 14√3 meter per second takes a turn around a circular road of radius 20√3. So what is his inclination with horizontal? So अगर हम लोग देखें, a cyclist riding at a speed of 14√3 meter per second. So V is equal to 14√3 meter per second. Takes a turn around a circular road of radius. So the value of R is equal to 20√3 meter. What is his inclination with the horizontal? पूछा है inclination. तो ये एंगल पूछ रहा है थीटा. ठीक है, ये अगर थीटा है तो ये नॉर्मल रिएक्शन n हो गया, यहाँ पे वेट mg है, ये अगर थीटा है तो ये हो जाएगा n साइन थीटा. बहुत बच्चे ना ये पढ़े बिना इंक्लिनेशन उन्होंने सीधे यहाँ से निकाल दिया, तो वो गड़बड़ हो जाता है. ध्यान दिया करना कि क्या लिखा हो. और फॉर्मूला यहाँ पे काम नहीं करेगा क्योंकि हम तो फॉर्मूला थीटा यहाँ के हिसाब से बनाए हुए हैं, तो इसीलिए कभी भी फॉर्मूला से तो क्वेश्चन को करना ही नहीं चाहिए. वो फॉर्मूला नहीं, बेसिकली वो डेरिवेशन है. अलग से जब डेरिवेशन पूछेंगे तब उसके लिए. अब ये n cos थीटा provides the necessary centripetal force, that will be mv square by r, and your n sin theta is equal to mg. First, second, so ये second divided by first equation करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा n sin theta divided by n cos theta is equal to mg divided by mv square by r. n और n कट गया, m कट गया, so ये tan theta is equal to gr divided by v square. So or tan theta g into r 20√3 है divided by v square, मतलब 14 into 14 196 into 3 हो गया 9.8. ये भी 20 into 3 हो गया. So ये 20 और 20 कैंसिल हो गया, 1/√3 हो गया. So theta is equal to 30 degrees. क्लियर है? क्लियर है बच्चों? हाँ सर. हाँ सर. Yes, sir. लिख लिया सबने? सर एक सेकंड बस सर. Yes, sir.
लिख लिया बेटा? Yes, sir. अब ये 7th क्वेश्चन है. यहाँ पे कह रहा है साइक्लिस्ट स्पीडिंग एट 6 मीटर पर सेकेंड इन अ सर्कल ऑफ 36 मीटर डायमीटर, ठीक है, मेक्स एन एंगल. तो ये देखो v इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड है, डायमीटर है 36 मीटर, मतलब रेडियस इज इक्वल टू 18 मीटर हो गया. मेक्स एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल. सो ये n हो गया, ये थीटा हो गया, यहाँ पे ये n cos थीटा हो जाएगा, ठीक है, n cos थीटा, और इधर mg हो गया, और ये n sin थीटा हो गया. ये n sin थीटा mv स्क्वायर बाय r प्रोवाइड कर रहा है. n sin थीटा इज mv स्क्वायर बाय r, n cos थीटा इज इक्वल टू mg, tan थीटा इज v स्क्वायर बाय rg. हमें वैल्यू निकालना है थीटा का. सो tan थीटा इज इक्वल टू 6 स्क्वायर बाय 18 into 9.8. So theta is equal to 1 by 4.9. 11.53 डिग्री हो जाएगा. अब कह रहा है डिटरमाइन द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड. तो अगर इसको स्ट्रेट मूव करना होगा, राइट, उस समय अगर हम लोग को ये निकालना है कि इसका जो सेंट्रिपिटल फोर्स है वो वुड बी प्रोवाइडेड बाय फ्रिक्शन. तो वहां पे हम लोग ये जो फ्रिक्शन है म्यू इज इक्वल टू, ये जो n sin थीटा है, यहाँ पे n sin थीटा जो mv स्क्वायर n sin थीटा से था वो अब फ्रिक्शनल फोर्स से आ जाएगा, राइट. F इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r. सो F क्या है? म्यू mg है. म्यू mg इज mv स्क्वायर बाय r. m और m कैंसिल हो गया, सो म्यू इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय rg. सेम चीज आ गई, ठीक है. v स्क्वायर बाय rg करेंगे, सो दिस इज इक्वल टू 0.2040 is the value of it. Clear है? Yes, sir. Excuse me, sir. जी. सर एक बार लास्ट वाला स्टेप समझा दीजिए. ये कह रहा है कि डिटरमाइन द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, मान लो ये साइक्लिस्ट बेंड नहीं करता, सीधा चला रहा होता साइकिल, तो उस केस में जो नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? वो फ्रिक्शन फोर्स ही प्रोवाइड कर रहा है. तो फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रिपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाय r हो गया. फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? म्यू इंटू mg होता है, म्यू इंटू n होता है ना. n इज इक्वल टू, यस सर, म्यू mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r को mm कैंसिल कर लेंगे. तो अब ये हमारा म्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा? v स्क्वायर बाय rg हो जाएगा. वैल्यूज पुट कर लेंगे और हमें म्यू का वैल्यू निकल के आ जाएगा. ओके सर.